फाइबर। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए था, क्लास से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज उसी के आगे, कल जहां पढ़ा रहे थे उसी के आगे वाला भाग देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या आगे क्या क्या है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को आगे लेके चलते हैं। ठीक, देखिए आज क्या है, लेक्चर 2 है। किसका? हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्या है? हिस्ट्री का आपका लेक्चर 2 है। ठीक, किसका? शारीरिक शिक्षा का, इतिहास के विषय में। तो एक बार आ जाइए सब लोग, एक बार सब लोग क्लास से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास से सब लोग एक बार जुड़ जाइए। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद में क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए, हाँ एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ना, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम शुरुआत करते हैं किसकी? पाइथियन की। हम कहाँ पढ़ा रहे थे? हम ओलंपिक के विषय में, ओलंपिक के विषय में बता दिए थे। अब ओलंपिक के बाद हम चर्चा करेंगे कि ओलंपिक के बाद एथेंस में और कौन से गेम हुआ करते थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में क्या था? उसके बाद में आप पाइथियन, पाइथियन की बात करें तो पाइथियन जो था वो 552 ईसा पूर्व, कब? 552 ईसा पूर्व में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तथा ये जो उत्सव होता था वह अपोलो देवता, या हम ये कह सकते हैं सूर्य देवता, किस? अपोलो देवता के स्मृति में या सूर्य देवता के स्मृति में क्या मनाया जाता था? यह मनाया जाता। कहाँ पे? डॉल्फिन नामक स्थान पे। कौन सी? डॉल्फिन नामक स्थान पर यह मनाया जाता था। तथा साथ ही साथ यह ओलंपिक के जिस दिन, मतलब ओलंपिक के जब ओलंपिक का समापन होता था उससे तीसरे साल, मतलब एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में, या एक ओलंपिक से एक पाइथियन के बीच में 3 साल का डिफरेंस होता था। अर्थात हर तीसरे साल यह पाइथियन गेम मनाया जाता था। तथा शुरुआत में इसमें क्या होता था? शुरू में सिर्फ और सिर्फ इसमें संगीत को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में इसमें चेंज करके रथ दौड़ और घुड़दौड़ को क्या कर दिया गया? मुख्य प्रतियोगिता के रूप में शामिल कर लिया गया। तो ये था पाइथियन के विषय में। चलिए हम चर्चा करते हैं एक एक गेम के विषय में। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? क्या नाम है इसका? इसका नाम है पाइथियन। क्या? पाइथियन। पाइथियन की बात करेंगे तो पाइथियन कब से कब बताया मैंने? 582 ईसा पूर्व से। ईसा 582 ईसा ईसा पूर्व से। ठीक, तो इसमें और हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं या किसकी श्रद्धांजलि या किसकी याद में मनाया जाता था, या किसको सम्मान देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता था। तो यह उत्सव जो है किसके लिए मनाया जाता था? अपोलो देवता। किसके? अपोलो देवता। इसी को ही क्या कहते हैं? सूर्य देवता। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथियन गेम किस देवता के याद में या किस देवता के सम्मान में मनाया जाता था। तो याद रखना, पाइथियन गेम सूर्य देवता के सम्मान में या अपोलो देवता के सम्मान में मनाया जाता था। इसके बाद हमने क्या बात किया कि यह कहां पर, किस स्थान पर मनाया जाता था। तो यह किस स्थान पे मनाया जाता था? तो यह मनाया जाता था डेल्फी नामक स्थान पे। किस जगह पे? डेल्फी नामक स्थान पर यह मनाया जाता था। ठीक, उसके बाद में यह उत्सव में क्या था? तो शुरुआत में इसके अगर गेम की बात करें, खेल की बात करें, तो खेल जो है कब? शुरू में क्या था इसमें? कौन सा? सिर्फ और सिर्फ इसे संगीत को शामिल किया गया
था। परंतु बाद में क्या हुआ, परंतु बाद में इसमें रथ दौड़ तथा घुड़ दौड़ को शामिल किया गया। ठीक, तो ये बात थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कि इसके बीच में समय कितना लगता था, टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो समय कितना लगता था, यह हर ओलंपिक मतलब एक पाइथियन से दूसरे पाइथियन के बीच में कितना समय लगता था, तो यह जो है यह उत्सव ओलंपिक आयोजन के बाद, यह उत्सव क्या, ओलंपिक आयोजन के बाद तीसरे वर्ष, किस वर्ष, तीसरे वर्ष मनाया जाता था। ठीक, यह क्या थी, यह दूसरे नंबर की प्रतियोगिता थी। तो यह उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाइथियन गेम के, और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि यह कहां मनाया जाता था, यह किसकी याद में, या ये कहा जाता था किसके सम्मान में मनाया जाता था, तो किसके सम्मान में, अपोलो देवता या सूर्य देवता के सम्मान में। ठीक, सम्मान में यह उत्सव मनाया जाता था, तथा यह पूछा जाता था कि यह कितने सालों में मनाया जाता था, तो यह ओलंपिक के बाद हर तीसरे साल मनाया जाता था। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्थिमियन की, किसकी, स्थिमियन की बात करेंगे। स्थिमियन, तो स्थिमियन की अगर बात करें तो यह भी 582 ईसा पूर्व से इसकी क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। ठीक, अब अगर इसमें बात करेंगे हम कि यह उत्सव किसकी याद में मनाया जाता था, तो यह उत्सव या किसके सम्मान में मनाया जाता था, तो यह उत्सव जो है समुद्र देवता, किसके, समुद्र देवता, किसकी याद, किसके सम्मान में, समुद्र देवता के सम्मान में, किसके, समुद्र देवता के सम्मान में तथा किस जगह पे मनाया जाता था। अगर मैं स्थान की बात करूं तो किस स्थान पे यह मनाया जाता था, तो यह मनाया जाता था कोरिंथ में। कहां पे, कोरिंथ में यह मनाया जाता था। जो स्थान था या जो मैदान था उसका नाम क्या था, उसका नाम कोरिंथ था। यह जो है यह कितने वर्षों में मनाया जाता था, अगर इसके समय की बात करें तो यह कितने वर्षों में मनाया जाता था, तो प्रत्येक ओलंपिक के मध्य दूसरे वर्ष में, क्या, प्रत्येक ओलंपिक के मध्य में, अर्थात प्रत्येक दूसरे वर्ष में, अर्थात प्रत्येक दूसरे वर्ष में। कहने का मतलब यह है कि ओलंपिक कितने सालों में मनाया जाता था, प्रत्येक 4 सालों में ओलंपिक मनाया जाता था। तो जब 4 सालों में ओलंपिक मनाया जाता था, तो इस 4 सालों के बीच में जो गैप होता था, क्या होता था, 4 सालों का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 साल होगा। 4 सालों में हर चौथे साल ओलंपिक मनाया जाता था, हर तीसरे साल क्या मनाया जाता था, आपका पाइथन मनाया जाता था, तथा हर उसके बाद में हर दूसरे साल क्या मनाया जाता था, स्टेमिन मनाया जाता था, जो कि क्या था, जो ओलंपिक के क्या था, मध्य में, अर्थात हर दूसरे साल मनाया जाता था। ठीक, अब देखो अगर इसमें हम बात करें खेलों की, इसमें कौन कौन से खेल भाग लेते थे, या इसमें कौन कौन से खेल थे, तो इसमें कौन कौन से खेल थे, इसमें थे नौकायान, सैन्य युद्ध, क्या था, नौकायान, सैन्य युद्ध या सैन्य अभ्यास, संगीत आदि क्रियाएं।
आदि क्रियाएं। कहने का मतलब इसके अलावा भी कुछ ऐसे गेम थे जिनमें क्या लेते थे, जो कि इसमें भाग लेते थे। तथा इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता था कि विजेताओं को, जो विजेता रहते थे, उन विजेताओं को क्या पहनाया जाता था, इन विजेताओं को जैतून के क्या, जैतून के पत्ते का ताज, क्या, जैतून के पत्ते का ताज पहनाया जाता था। ठीक, उम्मीद है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कोई भी चीज समझ में न आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके। तो एक बार फिर से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हो क्लास को शेयर कर दीजिए आपके साथ वाले। एक चीज बता दें, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि डीएसएसबी की एज क्या है, तो याद रखना डीएसएसबी की एज 30 साल से कम है। क्या है, 30 साल से कम है जनरल वालों के लिए, बाकी एससी और एसटी के लिए थोड़ा ज्यादा है, और ओबीसी के लिए, क्योंकि उनके लिए 35 साल और 33 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एससी और एसटी के लिए 35 साल तक इसमें एज वैल्यू किया हुआ है। तथा डीएसएसबी में क्या है कि आपका जो डीएसएसबी में कार्यरत है, जो मतलब कार्य कर रहे हैं, जो वहां पढ़ा रहे हैं, मतलब गेस्ट फैकल्टी पे, या हम ये कह सकते हैं जो वहां पे अंशकालिक शिक्षक है, अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। लेकिन उनके लिए एक बाध्यता यह कर दी गई है कि उन्हीं टीचरों के लिए वैलिड है जो उस सत्र में कम से कम 120 दिन कार्यरत हों। मतलब जैसे कि अब फॉर्म आया है तो इस समय वो कार्यरत हों, इस सत्र में 120 दिन का शिक्षण कार्य वहां पे उन्होंने पूरा किया हो। चलिए अब अगला बात करते हैं हम नीमियन की। इसकी बात करेंगे, नीमियन की। देखिए अगर जिसको ये लग रहा हो कि ये क्लास बोरिंग है या ये क्लास समझ में, देखिए एक चीज बता दे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, और यही सब ऐसे पॉइंट हैं जिनको लोग लाइट ले लेते हैं, और लाइट में लेके या कमजोर पार्ट समझ के उसकी तैयारी नहीं करते, और बाद में पता चलता है अरे वो क्वेश्चन अगर हमने पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो गया। देखो 80 से 90% आपको बता दें, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ऐसा है कि 80 से 90% लोग, जितने भी 80 से 90% क्वेश्चन है वो सारे लोग करते हैं, लेकिन 90% के बाद जो 10% क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन परसेंट आपको क्या करते हैं, मेरिट से अंदर और मेरिट से बाहर करते हैं। तो आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा नहीं बनना है कि मेरे 10% छूट गए, आप उन 80% को तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो 10% आपके छूटते हैं वो भी 10% आपके नहीं छूटने दिया जाएगा अब की बार। और आप क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब इस 10% पे भी आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। चलिए अब नीमियन की बात करें तो नीमियन जो है तब 512 ईसा पूर्व, कब, 512 ईसा पूर्व में यह क्या था, यह जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तथा यह उत्सव जो है, यह उत्सव किसके सम्मान में आयोजित किया जाता था, तो यह उत्सव जो है जीएस देवता या किसके देश, आकाश के देवता, क्या, आकाश, सॉरी क्या, जीएस देवता या आकाश के देवता, किसके, जीएस देवता या आकाश के देवता के सम्मान में क्या किया जाता था, इसका आयोजन किया जाता था। तथा इसका समय अगर मैं बात करूं तो इसका समय जो है, समय इसका क्या होता था, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे, कब, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, कब, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह मनाया जाता था। अगर इसके स्थान की बात करें कि यह किस स्थान पर मनाया जाता था, तो याद रखना किस स्थान पर, आर्गेलियस, क्या, आर्गेलियस स्थान पे मनाया जाता था, आर्गेलियस नामक स्थान पे यह मनाया जाता था। यह क्या था, इसमें जो है केवल
केवल वही नागरिक भाग लेते थे जो क्या करते थे, जो वहां के लोकल नागरिक थे। कहने का मतलब इसमें जो स्थानीय लोग थे, इसमें क्यों स्थानीय नागरिक ही इसमें भाग लेते थे। इसमें और कहीं के लोग क्या नहीं करते थे, भाग नहीं ले सकते थे, जो इसके वहां के थे वही। तथा मुख्य अगर खेल की बात किया जाए, इसमें मुख्य खेल कौन सा था, तो इसमें मुख्य खेल जो था वह थी दौड़। क्या, दौड़ या क्या, धावन। दौड़ या धावन यहाँ की, या ट्रैक यहाँ की क्या थी, यहाँ का मुख्य खेल था। क्या था, यहाँ का मुख्य खेल था। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे, उत्तर एथेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तर एथेंस की। उत्तर एथेंस की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, उत्तर एथेंस की बात करता हूं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक, उत्तर एथेंस की अगर मैं बात करूं तो जो आपका ये क्या है, उत्तर एथेंस है, तो यह इसे क्या कहा जाता था, इसे स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसे स्वर्ण काल कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछता है स्वर्ण काल किसे कहा जाता था, तो एथेंस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर और डीप ले जाएगा, अगर क्वेश्चन वह और डीप ले जाएगा तो वह यह क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से स्वर्ण काल किसे कहते हैं, एथेंस काल को, उत्तर एथेंस काल को, पूर्व एथेंस काल को, उसके बाद में और कोई एक ऑप्शन डाल देगा, या ये डालेगा कि स्वर्ण काल कहते हैं उत्तर एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, इसके बाद फिर वो डाल देगा रोम काल या स्पार्टा काल। बताओ, तो इस तरीके से क्या देगा, इस तरीके से वह क्वेश्चन बना सकता है। या ये बना देगा कि उत्तर एथेंस काल को कहा जाता था दार्शनिक काल, स्वर्ण काल, चिकित्सा काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे फ्रेम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन वह पूछेगा, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बल्कि अब की बार जो आरपीएससी थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन बनाया था कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं। अब की बार जो आरपीएससी थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने दिया होगा उनसे, उनका जाके देखिएगा और उनसे पूछिएगा। मैं यही कहता था, यहाँ जो कुछ भी मैं कराता हूँ वह क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अगर आरपीएससी थर्ड ग्रेड का आप लोग देखे होंगे उसमें क्वेश्चन जरूर फंसाता है। जैसे मैंने बात किया था कि खेलों से महत्वपूर्ण संबंधित शब्द, तो शब्दावलियां, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मैंने ट्रॉफियों की बात की थी, अब तक जितने पुरस्कार थे उन वहां से भी क्वेश्चन आया था। तथा जो यहाँ तक की जो प्रैक्टिस सेशन कराया था, जो 30-30 सेट का सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा था, उसमें से भी जो क्वेश्चन कराए गए थे उनमें से भी काफी क्वेश्चन फंसे हुए थे, उनमें से भी काफी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए, इसे क्या कहा जाता था, इसे स्वर्ण काल कहा जाता था। परंतु यह स्वर्ण काल जरूर था, लेकिन वास्तविकता में, परंतु वास्तविकता में यह क्या था, में यह पतन काल था। क्या था, पतन काल था। क्योंकि इसी काल के बाद ये जो आपका एथेंस काल है, एथेंस काल समाप्त हो जाएगा और उसके ऊपर रोम अपना अधिकार कर लेगा। किसपे, एथेंस के ऊपर रोम का अधिकार हो जाता है, रोम का आधिपत्य हो जाता है इसी काल के बाद। इसलिए यह स्वर्ण काल इसे जरूर कहा जाता है, लेकिन यह क्या था, यह पतन का काल था। इसे क्या कहा जाता है, इसे पतन का काल कहा जाता है। ठीक, व्यक्तिवाद का बोलबाला था। इसमें क्या था, इसमें व्यक्तित्ववाद। क्या, व्यक्तित्ववाद। अब व्यक्तित्ववाद क्या था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं पर्सनालिटी के विषय में कि पर्सनालिटी किसमें कितने प्रकार की होती है। पर्सनालिटी की परिभाषा किसने किसने दी है। पर्सनालिटी, क्रेसमर का पर्सनालिटी मॉडल क्या था, सेल्डन का पर्सनालिटी मॉडल क्या था, जुंग या युंग का पर्सनालिटी मॉडल क्या था, एपिक्रेटस का पर्सनालिटी मॉडल क्या था। इन सारे चीजों के विषय में मैंने बताया था। तो इसीलिए कहा जाता है, इसी काल में कौन थे, हिप्पोक्रेटस थे। हिप्पोक्रेटस इसी काल में थे,
इसीलिए हिप्पोक्रेटस जो थे सबसे पहले व्यक्तित्व को विभाजित किए थे, व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व का जनक, इसीलिए हिप्पोक्रेटस जो है व्यक्तित्व को सबसे पहले क्या किए थे, विभाजित किया था। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, व्यक्तित्ववाद काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यक्तित्ववाद का काल कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ पे पर्सनालिटी का, किसका, पर्सनालिटी का बहुत बड़ा दावेदारी था। किस चीज का, पर्सनालिटी का। तथा साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्री, क्या, दर्शन शास्त्रियों का काल भी, क्या, दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता था, काल भी कहा जाता था। क्योंकि जो साइकोलॉजी आपकी है, वह साइकोलॉजी में जितने भी आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक, वो मनोवैज्ञानिक कहाँ से आए हैं, वह मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं सब यूनान से ही आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो ज्यादातर यूनान के ही मनोवैज्ञानिक हैं। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा शेल्डन कहाँ के थे, क्रैस्मर कहाँ का था, अरस्तु कहाँ के थे, प्लेटो कहाँ के थे, जॉन डीवी कहाँ के थे, मैस्लो कहाँ के थे, हल कहाँ के थे। तो सारे वैज्ञानिक जो थे यूनान के ही थे। तो इसलिए क्या, और यहाँ पे यूनान के भी जितने भी लोग थे वो क्या थे, वह दर्शन पे बात करते थे। दर्शन कहने की बात यह है कि आत्मा की बात करते थे, आत्मा की बात। इसीलिए मनोविज्ञान को भी क्या कहा जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वह इसी को माना जाता है, आपके किसको, फिलॉसफी को, अर्थात दर्शन को ही माना जाता है। क्योंकि दर्शन से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, दर्शन से ही उत्पत्ति हुई है आपके साइकोलॉजी की। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या थे, दर्शन शास्त्री का काल भी इसी को कहा जाता है, एथेंस काल को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ क्या थे, यहाँ पे थे अरस्तु, यहाँ पे थे प्लेटो, क्या, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात आदि दार्शनिक इसी काल में थे। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, इसलिए इसे दर्शन शास्त्रीय काल भी कहा जाता था। ठीक, इसे क्या कहा जाता था, औषधि। और देखो इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे थे हिप्पोक्रेटस, क्या, हिप्पोक्रेटस। और ये हिप्पोक्रेटस जो थे इसी काल में थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने औषधि व्यायाम, किस पे, औषधि व्यायाम पर बल दिया। किसने, हिप्पोक्रेटस। आपसे पूछेगा कि औषधि व्यायाम पर किस सन में, किस काल में बल दिया गया, तो एथेंस काल में दिया गया। किसने दिया, हिप्पोक्रेटस ने दिया। किसने दिया, हिप्पोक्रेटस ने दिया। ठीक, ओलंपिक खेल था, अन्य खेलों ने व्यवसाय, इसी काल में क्या हुआ, इसी काल में क्या हुआ, ओलंपिक खेल तथा अन्य खेलों ने क्या किया, व्यवसाय को जन्म दे दिया। क्या दे दिया, व्यवसाय को जन्म दिया। क्यों व्यवसाय को जन्म दिया, इसका कारण समझिए। इसलिए कहा गया कि इन्होंने व्यवसाय को जन्म दिया क्योंकि जब ओलंपिक होने लगा, ओलंपिक के पास सम्मान के लिए लोग खिलाड़ी, तो लोग क्या करने लगे, जो ट्रेंड थे, जो व्यक्ति क्या थे शिक्षा देते थे, तो वो क्या करने लगे, अब पैसे के लिए क्या करने लगे, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए वो क्या करने लगे, कोचिंग देने लगे। पैसे के बदले क्या करते थे, कोचिंग देते थे। वो क्या करते थे, वो अगर कहीं खेल खेलने जाते थे तो वो चाहते थे हमें इसके बदले में कुछ पैसा मिले। कहीं दूसरे देश के या कहीं दूसरे क्या करते थे, कस्बे के लोग किसी दूसरे कस्बे से खेलने जाते थे, वो किस उम्मीद से जाते थे कि मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और इसी उम्मीद से जाते थे। इसीलिए क्या था, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने व्यवसाय को जन्म दिया। इसी के बाद ओलंपिक के बाद क्या हुआ, व्यवसाय को जन्म मिला। कौशलेंद्र वर्मा, राधे राधे कौशलेंद्र जी। चलिए देखिए, यह है ओलंपिक में क्या हुआ, ओलंपिक के बाद व्यवसाय को इसने क्या किया, जन्म दिया। तथा कुछ समय बाद, अब देखो इसी में क्या हुआ, कुछ
समय बाद रोम साम्राज्य ने इस पर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया, आधिपत्य कर लिया। इसलिए इसे पतन काल भी कहा जा सकता है। ठीक, समझ में आया कि वास्तविक रूप से इसे पतन काल क्यों कहा जाता था। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो वो बेझिझक होके यहाँ पे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का जितना पढ़ाया जाए उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की इन चैप्टर से जो पढ़ाया जा रहा है उससे किसी भी प्रकार की अगर कोई असुविधा होती है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी समस्या होती है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। हम उसे क्या करेंगे, आपको पुनः समझाएंगे और तब तक समझाएंगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे रोम के शारीरिक शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रोम की शारीरिक शिक्षा। रोम की शारीरिक शिक्षा, देखिए इसको हम और जल्दी भी समाप्त कर सकते थे। लोगों की तरफ पीपीटी लाते, टाइप करवा के और पीपीटी लगा देते और पीपीटी पे इस तरीके से पढ़ पढ़ के हम बता देते। लेकिन क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उस तरीके से तो किताब में भी लिखी हुई चीजें हैं। तो पीपीटी पे पढ़ाने का उतना मजा नहीं जितना मजा और जितना आप लोगों को समझ में यहाँ पे लिख के और बता के और समझा के आता है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं रोम में शारीरिक शिक्षा के विषय में। अब रोम की बात करें तो रोम में शारीरिक शिक्षा का आधार क्या था? पिता ही था। क्या था? यहाँ पे क्या था, इस समय क्या हुआ करता था कि रोम के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हुआ करते थे, जानकार थे। यहाँ की क्या थी, महिला और पुरुष दोनों समान वे में चलते थे। यहाँ पे जितनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी उतना ही पुरुष भी पढ़े लिखे हुए थे। तो जब बच्चा था वो, देखो रोम ने आधिपत्य तो कर लिया, आधिपत्य करने के बाद भी उसने क्या किया, एथेंस के जितने भी नियम कानून थे इसने भी लागू किया। इसने जो रोम थे, जो रोम वाले थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जितने भी क्या चीजें थी एथेंस के पास थी। जैसे एथेंस का क्या उद्देश्य था, एथेंस का शारीरिक शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था? एक बलवान हिष्ट पुष्ट क्या पैदा करना, राष्ट्र के लिए एक सैनिक पैदा करना। तो सेम इनका भी उद्देश्य यही था, क्या करना कि हिष्ट पुष्ट एक तगड़ा क्या करना चाहिए, बलवान जो है सैनिक पैदा करना चाहिए शायद। इसीलिए ये क्या करते थे, ये शारीरिक शिक्षा का क्या करते थे, पठन पाठन करवाते थे। तथा इसके साथ ही साथ क्या था इसमें कि यहाँ पे जो था पिता पढ़े लिखे हुआ करते थे, इसलिए वो क्या करते थे, वो अपने बच्चे को क्या करते थे, पढ़ाते थे या अपने बच्चों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। तथा इसी काल में क्या होता था, सैनिक प्रशिक्षण तथा व्यायामशालाएं खोली गई। सैनिकों के लिए क्या किया गया, एक प्रशिक्षण व्यायामशाला खोली गई, जहां पे सिर्फ सैनिकों को तैयार किया जाता था। तथा जिस जगह पे तैयार किया, जैसे कि आज क्या है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर जिसे बोलते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर जैसे आज क्या है, आज जैसे आर्मी वाले हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, उसके बाद में जैसे अग्निवीर तैयार करना तो अग्निवीर के लिए क्या ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं ना। तो वो जो जैसे वहां पे ट्रेनिंग सेंटर थे उसी तरीके से अब भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उस समय भी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाते थे। तो आज जिन्हें हम ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं उस समय उसे क्या कहा जाता था, कैंपस मार्सियस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कैंपस मार्सियस कहा जाता था। इसे ट्रेनिंग सेंटरों को कहा जाता था। ठीक, तथा इस युग में एक नया खेल आया जिसका नाम क्या था, हेलेंस। क्या था, हेलेंस इसका नाम था। हेलेंस का मतलब क्या है, जैसे आज के समय में बॉडी बिल्डिंग देखते हो ना, क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है तो लोग जाते हैं अपने क्या करते हैं, अपने शरीर को दिखाते हैं, अपनी जिस तरीके से बाइसेप दिखाते हैं, ट्राइसेप दिखाते हैं, हाँ बाकी सारे क्या करते हैं, मसल्स को दिखाते हैं कि मैं हाँ हिष्ट पुष्ट हूँ। क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में, क्या होता है, सिर्फ यही तो दिखाते हैं
चमक धमक अपनी शरीर, और शरीर में क्या दिखाएंगे, बाइसेप दिखाएंगे, ट्राइसेप दिखाएंगे, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये जो दिखाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी जो बॉडी बिल्डिंग का वहां से उठाया गया है, और जो बॉडी बिल्डिंग था उसे उस समय क्या कहा जाता था, उसे हेलेंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हेलेंस कहा जाता था। तथा इस समय एक दार्शनिक हुए या एक दो उन्होंने दो काम किया। पहली बात तो वो दार्शनिक भी थे, दूसरे वो चिकित्सा शास्त्री भी थे। कौन, गैलेन। और गैलेन का नाम बहुत फेमस है। गैलेन महोदय ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले दौड़ते हुए व्यक्ति का पल्स रेट काउंट किया था। क्या किया था, इन्होंने दौड़ते हुए व्यक्ति का सर्वप्रथम क्या किया था, पल्स रेट काउंट किया था। तथा साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, आहार जो है, आहार और पोषण जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हो स्वास्थ्य में, तो आहार और पोषण के विषय में बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी किसने बताया था, यही आपके गैलन महोदय ने बताया था। तथा इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें व्यायाम चिकित्सक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्यायाम चिकित्सक भी कहा जाता था। क्योंकि व्यायाम चिकित्सा का जो उदय हुआ था, मतलब कि जो गेम में चिकित्सा के दिया था, उनको किसकी देन है, वह गैलन महोदय की ही देन है। तथा इसी समय में स्नान हुआ करता था, कीचड़ स्नान। क्या, कीचड़ स्नान, मड थेरेपी या मड बाथ जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मड बाथ या कीचड़ स्नान। तो जो मड बाथ या कीचड़ स्नान हुआ करता था वह किस सन में, वो किस काल में होता था, इसी रोम काल में हुआ करता था। तथा इसके साथ ही साथ यहाँ पे दो प्रकार के बावलियां बनाई जाती थी। बावली मतलब समझ रहे हो ना, एक गोला स्थान इस तरीके से एक बड़ा बड़ा स्नान कुंड होता था, जिसे क्या बोला जाता था, स्नान कुंड हुआ करते थे, जिसमें लोग क्या करते थे, नहाते थे। एक का नाम क्या था, थर्मा था। एक का नाम थर्मा था। और इस थर्मा में कौन स्नान करता था, तो इस थर्मा में स्नान करते थे शाही परिवार। कौन, शाही परिवार, अर्थात जो बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी, अडानी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उसके बाद में मोदी जी, योगी जी, मतलब जो शाही परिवार के लोग थे वो सब इसमें स्नान करते थे थर्मा में। और जैसे मतलब कि आजकल वीआईपी घाट, ये मान लो क्या था, यह जो है आज के समय का वीआईपी घाट है। क्या है, यह आज के समय का वीआईपी घाट है। और उस समय क्या था, और एक जैसे नॉर्मल घाट होता है जिसपे सारे लोग जाके, जैसे संगम है तो संगम में दो घाट बनाए जाते हैं। जैसे संगम है, प्रयागराज के लोग जो होंगे वो जानते हैं, तो स्नान के लिए दो घाट बनाया जाए। एक वीआईपी घाट होता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो नहाते हैं। और एक ऐसा होता है जहाँ पे जन सैलाब नहाता है, कहने का मतलब जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो नहाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी था। ये जो वीआईपी व्यवस्था है बहुत पहले से चली आ रही है, तुम देख लो। एक क्या था, एक कर्म था, और दूसरे को बोला जाता था बालीय। क्या बोला जाता था, बालीय। और यह बालीय जो था, बालीय में कौन नहाता था, आम जनता। क्या, आम जनता। कौन नहाता था, इसमें नहाते थे आम जनता के लोग, स्नान किया करते थे। तथा यहाँ पे क्या होता था, एक जो है क्या, एक यहाँ पे थिएटर था, एक थिएटर का निर्माण हुआ। थिएटर कहने का मतलब कि जहां पे लोग बैठते थे, एक ऐसे थिएटर का निर्माण किया गया जो किससे था, जो कंक्रीट और सारी चीजों से मिलकर बना हुआ था। तो जिसमें बैठने की क्षमता जो है आज भी कितना है, 50,000 से 80,000 है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एमपी थिएटर था। क्या था, सबसे बड़ा एमपी थिएटर था। इसे क्या बोला जाता था, फेल्विन एमपी थिएटर। क्या, फेल्विन एमपी थिएटर, जो कहाँ पे था, जो था कोलोसियस में। कहाँ था, कोलोसियस में। और इसी के नाम पे एक एमपी थिएटर आपके मतलब कि आपके देश में भी बनाया गया है, जिसका नाम क्या था, इरविन एमपी थिएटर। क्या, इरविन एमपी थिएटर। और ये इरविन एमपी थिएटर कहाँ बनाया गया है, तो यह इरविन एमपी थिएटर दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। वह इसी के तर्ज पर बनाया गया है। उम्मीद है रोम का इतिहास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम अब आप लोगों को लिखा देते हैं कि रोम के इतिहास में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें हुई। ये तो आपको समझा रहा था, समझ में आ गया होगा। तथा रोम के लोग जो थे वह किस पे भरोसा करते थे, वह भरोसा करते थे आत्मा पे। किस पे भरोसा करते थे, आत्मा पे भरोसा करते थे। उस समय जिस प्रकार से आज क्या होता है कि अगर मूर्ति क्या होती है, मूर्ति कितनी भी कमजोर हो, क्या कितनी भी सस्ती मूर्ति हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था,
खूब सारे इंतजाम किए जाते हैं। आज भी पत्थर की ही तो मूर्ति होती है। मूर्ति किसकी होती है? पत्थर की तो होती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? कई सारे बंदोबस्त, कई सारे कड़ी सुरक्षा की दी जाती है। उसी तरीके से उस समय के जो लोग थे वो मूर्ति किसे मानते थे? अपनी आत्मा को। तो आत्मा को सुरक्षित करने के लिए वो लोग बहुत सारे इंतजाम करते थे। क्या करते थे? बहुत सारे इंतजाम करते थे। तो रोम के इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, फिर चलते हैं आगे। यहाँ क्या होगा, इसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का आधारभूत इस समय क्या था? इस समय शारीरिक शिक्षा का आधार क्या था? आधार घर था। और घर में भी कौन था? घर में भी पिता थे। अर्थात इस समय बच्चे को शिक्षा कहाँ से मिलती थी? घर में मिलती थी। और किसके द्वारा मिलती थी? अपने पिता के द्वारा मिलती थी। इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इस काल में क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या? बलवान, क्या? बलवान कुशल, बलवान कुशल और वीर क्या? सैनिक तैयार करना, सैनिक तैयार करना। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग था, अर्थात सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, क्या? सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, या ये हम कह सकते हैं जहां पे सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, व्यायामशाला था, उसका नाम क्या था? कैंपस मार्सियस, क्या? कैंपस मार्सियस। ठीक। जो केंद्र था उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे कैंपस मार्सियस कहते थे। इस युग का खेल क्या था? इस युग का खेल क्या था? खेल क्या था? तो खेल था हेलेंस, क्या? हेलेंस। ठीक। हेलेंस, हेलेंस, हेलेंस का मतलब क्या था? ये जान लो, बॉडी बिल्डिंग, क्या? बॉडी बिल्डिंग। ठीक, याद रखना, बॉडी बिल्डिंग थी। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और इसमें हम क्या लिख सकते हैं और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इस काल के दार्शनिक थे कौन? दर्शन शास्त्री थे। कौन? दर्शन शास्त्री कौन थे इस काल में? दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री कौन थे? गेलन। कौन? गेलेन। और ये जो गेलन महोदय थे, ये गेलन महोदय, तो गेलन महोदय के विषय में दो चार लाइन लिख लेते हैं कि गेलन कौन थे। तो गेलन जो थे पहले ये क्या थे? पहले व्यायाम चिकित्सक, क्या? व्यायाम चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। ठीक। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? सबसे पहले दौड़ते हुए व्यक्ति की क्या किए? पल्स की गणना किया। क्या किया? इन्होंने दौड़ते हुए व्यक्ति की क्या की? सबसे पहले गणना की। तथा इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? आहार का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव, क्या? आहार का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, इसका क्या किया? इन्होंने पता लगाया, या इसके विषय में क्या किया? पता लगाया, या इसके विषय में बताया। ठीक। इस समय में क्या होता था? फिर से आ जाते हैं अपनी जगह। इस समय में क्या होता था? इस काल में क्या होता था? कीचड़ स्नान। क्या होता था? कीचड़ स्नान होता था। हाँ। ठीक। इसके साथ ही साथ
और क्या होता था, कीचड़ स्नान के साथ ही साथ और क्या होता था, तो यहाँ पे स्नान के लिए दो बड़े कुंड बनाए गए थे। एक था थर्मा था बलिया, क्या था, थर्मा था बलिया, दो स्नानन गृह थे, क्या थे, थर्मा तथा बालिया, क्या थे, दो बड़े स्नान गृह या स्नान कुंड। ठीक, ये जो थर्मा था इसमें कौन स्नान करता था, शाही परिवार मतलब मोदी जी। ठीक, और इसमें कौन स्नान करता था, आम जनता या आम जनमानस, आम जनमानस। ठीक, मतलब हम आप और सारे लोग इसमें क्या करते थे, इसमें स्नान करते थे। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक थिएटर था, हम ये कह सकते हैं थिएटर को हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बंद जगह जहां पे क्या थे, जहां पे कई सारे दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। तो यहाँ पे वह जगह कौन सी थी, तो एक स्थान था, क्या, कोलोसियस, क्या, कोलोसियस स्थान पर कितने, 50 से 80 हजार, क्या, 50 से 80 हजार, मतलब ये हम कह सकते हैं इंडोर स्टेडियम, क्या, इंडोर स्टेडियम हम कह सकते हैं। 50 से 80 हजार लोगों को बैठने के लिए एक साथ बैठने के लिए फ्लेविन एम्पी थिएटर, फ्लेविन एम्पी थिएटर का निर्माण किया गया। इसी के अनुसार भारत में इरविन एम्पी, क्या, एम्पी थिएटर का निर्माण कराया गया। कहां पे, दिल्ली में, याद रखना। ये उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे स्वीडन के इतिहास के विषय में कि स्वीडन का इतिहास क्या कहता है। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे स्वीडन की इतिहास की, स्वीडन का इतिहास। ठीक, अब देखो, अगर हम स्वीडन के इतिहास की बात करें कि स्वीडन का इतिहास क्या कहता है, तो स्वीडन के इतिहास में दो चार चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, कौन, पर हेनरिक लिंक, क्या, पर हेनरिक लिंक, इनके विषय में एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। पर हेनरिक लिंक के विषय में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह कौन थे, तो यह थे जिम्नास्टिक के जन्मदाता, कौन, जिम्नास्टिक के जन्मदाता। कौन, किसे माना जाता है, पर हेनरिक लिंग को माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या दिखता है, गट्समट्स को भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दो प्रकार से कि स्वीडन में जिम्नास्टिक का पिता किसे माना जाता है, तो पर हेनरिक लिंग को माना जाता है। लेकिन अगर यही आपसे बात करें कहाँ के इतिहास में, अगर आपसे यही बात कर दे कि अगर कि स्वीडन का इतिहास, क्या, स्वीडन का इतिहास में अगर ये बात करेगा, लेकिन अगर आपसे इसके अलावा बात कर दे किसकी, जर्मन के इतिहास में या जर्मन में क्या पूर्ण रूपेण जिम्नास्टिक का पिता किसे माना जाता है, तो गट्समट्स को माना जाता है। किसे माना जाता है, गट्समट्स को माना जाता है। तो याद रखना कि पर हेनरिक लिंग को जिम्नास्टिक का जन्मदाता माना जाता है, था इस समय था 1804 ईस्वी में,
क्या 1804 ईस्वी में ये कहाँ थे? ये अन्य देशों से शिक्षा ग्रहण करके, क्या अन्य देशों से शिक्षा ग्रहण करके क्या किए? वापस आए थे, वापस आए। ठीक, कहने का मतलब ये है जिस प्रकार गांधी जी क्या किए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे देशों में गए, सेम उसी प्रकार से ये भी दूसरे देशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। जिस प्रकार के गांधी जी आए थे 1915 में, सेम इसी प्रकार से ये भी क्या किए? ये भी जो है 1804 ईस्वी में क्या किए? दूसरे देश से अपने देश में आए। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जब आए तो इसके बाद में एक विश्वविद्यालय था जिसे कहा जाता था लुंड विश्वविद्यालय। क्या? लुंड विश्वविद्यालय। लुंड विश्वविद्यालय में ये वापस आने के बाद क्या हुए? तलवारबाजी के, क्या बाजी के प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षक के रूप में, क्या प्रशिक्षक के रूप में क्या किया? पद ग्रहण किया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह पनहेरलिक लिंग जो थे यह क्या किए? यह जब दूसरे देश से आए शिक्षा ग्रहण करके, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने आके यहाँ पे एक तलवारबाजी का एक लुंड विश्वविद्यालय था जहाँ पे प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अपना जो है योगदान दिया, या प्रशिक्षक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में, 4 भागों में बांटा। ठीक, 4 भागों में कौन कौन से भाग हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 भाग कौन कौन? एक इन्होंने क्या कहा? एजुकेशनल जिम्नास्टिक। क्या? एजुकेशनल जिम्नास्टिक। दूसरा इन्होंने क्या कहा? मिलिट्री जिम्नास्टिक। तीसरा इन्होंने क्या कहा? मेडिकल जिम्नास्टिक। क्या? मेडिकल जिम्नास्टिक। और मेडिकल जिम्नास्टिक के बाद चौथा आया एस्थेनिक जिम्नास्टिक। क्या? एस्थेनिक जिम्नास्टिक। अब देखो, ये जो था एजुकेशनल जिम्नास्टिक इन्होंने उनके लिए बनाया जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया? एक जिम्नास्टिक का रूप दिया जिसे क्या कहा जाने लगा? जिसे कहा जाता था एजुकेशनल जिम्नास्टिक। तथा दूसरे नंबर पे मिलिट्री जिम्नास्टिक को इन्होंने विभक्त किया। इन्हें क्या किया गया? यह क्या था? इसके द्वारा क्या किया जाता? यहाँ पे सैन्य अधिकारियों को तैयार किया जाता था, सैनिकों को तैयार किया जाता था। तथा मेडिकल जिम्नास्टिक मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा जिम्नास्टिक जिसमें क्या, जो मेडिकल से रिलेटेड हो। तथा एस्थेनिक मतलब जो एथलेटिक होते थे, जो गेम खेलने वाले होते थे, उनके लिए जो जिम्नास्टिक का रूप था उसे एस्थेनिक जिम्नास्टिक बोला जाता था। ठीक, उसके बाद में इनके एक पुत्र थे। कौन? कौन? पनहेरलिक लिंग के पुत्र। क्या? इनके लिंग के पुत्र, पनहेरलिक लिंग के पुत्र इनके एक पुत्र थे जिन्होंने क्या किया? जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटर करके, केवल और केवल इंटर करके ही क्या किए? इन्होंने अपने पिताजी का कार्यभार संभाला। और इन्होंने क्या किया? इनका क्या नाम था? एच जालमर लिंग। का? एच जालमर लिंग। और एच जालमर लिंग क्या थे? पेनरिक लिंग के क्या थे? बेटे थे। इन्होंने क्या किया? 1939 ईस्वी में, किस सन में? 1939 ईस्वी में अपने पिता पेनहेरलिक लिंग, कौन? क्या? पेनहेरलिक लिंग के श्रद्धांजलि के रूप में, किसमें को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया?
श्रद्धांजलि के रूप में या श्रद्धांजलि के रूप में पूर्ण शताब्दी वर्ष में, किसमें? पूर्ण शताब्दी, क्या? श्रद्धांजलि पूर्ण शताब्दी कहाँ मनाई इन्होंने पूर्ण शताब्दी स्टॉकहोम में मनाया। कहाँ? स्टॉकहोम में मनाया, होम में मनाया, जो क्या था? जो एक सफल था और इसके रूप में प्रथम लिंगयार्ड का आयोजन हुआ। यहीं से लिंगयार्ड का क्या हुआ? उदय हुआ। तो स्टॉकहोम में मनाया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया लिंगयार्ड। क्या? जिसे लिंगयार्ड नाम दिया गया, जिसे लिंगयार्ड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जिसे लिंगयार्ड नाम दिया गया। तथा अब देखो, इसी लिंगयार्ड के बाद जब क्या हुआ? 1939 में इन्होंने लिंगयार्ड मना लिया, तथा 1949 में फिर क्या हुआ? 1949 फिर से वही पेनहेरेनिक लिंग के उसमें जो है याद में द्वितीय लिंगयार्ड का आयोजन हुआ। किसमें? द्वितीय लिंगयार्ड का आयोजन हुआ। और इसी लिंगयार्ड में, द्वितीय लिंगयार्ड में ही कौन? व्यायाम प्रचारक मंडल। कौन? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। क्या? अमरावती कहाँ? मुंबई ने क्या किया था? यहाँ पे व्यायाम का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। क्या किया था? मुंबई ने क्या किया? प्रदर्शन किया था। किस चीज का? मलखंभ का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। पहली बार किस सन में? 1949 में। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यायाम प्रसारक मंडल किस लिंगयार्ड में भाग लिया था? तो वह था द्वितीय लिंगयार्ड में, जो कि 1949 में मनाया जाता था। लिंगयार्ड किसकी याद में मनाया जाता है? तो पेनहेरेनिक लिंग के याद में मनाया जाता था। प्रथम लिंगयार्ड कब आयोजित हुआ था? प्रथम लिंगयार्ड 1939 ईस्वी में क्या किया था? आयोजन हुआ था। किसने मनाया था? तो किसने मनाया था? एच जालमर लिंग ने मनाया था। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से। अब चलते हैं, अब आगे बचता है आप लोगों का क्या? डेनमार्क का इतिहास। क्या बचता है? अब आगे बचता है डेनमार्क का इतिहास। डेनमार्क का इतिहास। ठीक, डेनमार्क का इतिहास। ठीक, अब देखो डेनमार्क का इतिहास हम क्या कहेंगे कि डेनमार्क का इतिहास क्या था? डेनमार्क के इतिहास में क्या चीजें हुई? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे शारीरिक शिक्षा क्या था? यूरोप का सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता था। क्या था? शारीरिक शिक्षा के रूप में। क्या? शारीरिक शिक्षा के रूप में, शारीरिक शिक्षा के रूप में यूरोप के, किसके? यूरोप के सर्वश्रेष्ठ देशों में इसका काउंट होता था। क्या होता था? सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता था। ठीक, किसको? डेनमार्क को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शारीरिक शिक्षा के लिए क्या हुए? शारीरिक शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत से कार्य हुए। अभी हम उनको आपको चर्चा करेंगे। देखो, कुछ लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उन्हें समझ में अभी नहीं आएगा, उन्हें बाद में, क्योंकि लोगों को किसी भी अच्छी चीज जल्दी नहीं पचती। अगर घी किसी को पिला दिया जाए तो घी जल्दी नहीं पचता। क्यों? क्योंकि फ्री का घी किसी को नहीं पचेगा ना, तो इसलिए नहीं पचेगा ये सब चीजें। हाँ, तो वही चीजें है ना कि जब फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसका महत्व आदमी नहीं देता। वो वही अभी पैसा लगाएगा, फिर उसे महत्व आएगा कि हाँ बड़ी अच्छी चीजें हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम यही आपसे कहेंगे कि जो भी ये है, मतलब फ्री की चीजें मिल रही हैं, तो आप इसे क्या करिए? इसको समझिए। अगर यही चीज क्या, अभी मैं रील बना दूं, रील देखिए कितना तेज लोग देखते हैं। छोटी छोटी रील, आजकल तो नया जमाना चल गया है ऑनलाइन में कि लोग छोटी छोटी रीलें काट के लगा देते हैं और उसके व्यूज देखिए तो पता नहीं कितने होते हैं। क्यों?
क्योंकि लोगों को वो ज्यादा मजा देता है। बच्चे जो है पढ़ने से ज्यादा रील को देखने में ज्यादा मजा पाते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है। अभी यही वीडियो में क्या 1 घंटे का नहीं, अभी 15-20 मिनट का बना देता, लोग अच्छे खासे देखने के लिए पहुंच जाते। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने हैं उतने ही देखते हैं हम। उसके बाद में डेनमार्क के इतिहास के बाद में हम आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। तो समझ लीजिए 1814 में क्या हुआ, शिक्षा अधिनियम के अनुसार क्या 1814 में यहाँ क्या हुआ, शिक्षा अधिनियम आया। क्या आया, शिक्षा अधिनियम आया, शिक्षा अधिनियम आया यहाँ पे। और इस शिक्षा अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, 7 से लेके कितने, 7 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को, क्या 7 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को, क्या वर्ष के बच्चों को पूर्ण एवं, क्या बच्चों को पूर्ण और अनिवार्य शिक्षा, क्या अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। क्या शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा साथ ही साथ तथा क्या किया गया, प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा, किसको, शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण विषय या पाठ्यक्रम, महत्वपूर्ण विषय या पाठ्यक्रम के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक, क्या हुआ, महत्वपूर्ण रूप से क्या किया गया, शामिल किया गया। कितने, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, उसके बाद में इसका श्रेय किसे जाता है, इसका श्रेय जो है, इसका श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय जाता है फ्रेंच नैसगाल को। किसको, फ्रेंच नैसगाल को। इनका भी नाम आप लोग अगर डीपीएड बीपीएड किए होंगे तो इनका भी नाम बहुत सुने होंगे, नैसगाल का। ठीक, फ्रेंच नैसगाल का भी आपने क्या, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था किसमें, आपके शारीरिक शिक्षा के विषय में। ठीक, तो याद रखिएगा, इसे प्रभावित, यह किससे प्रभावित थे, फ्रेंच नैसगाल किससे प्रभावित थे, तो ये जो प्रभावित थे वह किससे थे, गट्समट से। किससे, गट्समट्स से। और गट्समट्स की पुस्तक कौन थी, इनकी एक पुस्तक थी गट्समट्स की। वह गट्समट्स की पुस्तक कौन थी, तो वह गट्समट्स की पुस्तक थी बालकों के लिए व्यायाम। क्या थी, बालकों के लिए व्यायाम, बालकों के लिए व्यायाम। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, अब तक जितना बताया गया है ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। फिर क्या हुआ, नैसगाल को क्या हुआ, 1821 में फ्रेंच नैसगाल को, किसको, फ्रेंच नैसगाल को पूरे देश का, क्या पूरे देश का क्या बना दिया गया, निर्देशक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, निर्देशक बना दिया गया है का, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में देश का निर्देशक बना दिया गया। ठीक, इसके बाद 1821 के बाद 1824 आता है, और 1824 में इन्होंने क्या किया, 1824 में शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पे लागू कर दिया। क्या, शारीरिक शिक्षा को किस पर लागू किया, माध्यमिक स्तर पर। किस पर, माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया। तथा 1828 में क्या हुआ, 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में क्या किया गया, 1828 ईस्वी में नैसगाल ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। किसने, नैसगाल ने। 1828 में क्या हुआ, नैसगाल ने क्या, किसकी स्थापना की, इन्होंने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, क्या मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। किसकी स्थापना की,
ठीक। उसके बाद में 1828 के बाद में 1861 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुई, मृत्यु। किसकी, नेसगाल की मृत्यु 1861 ईस्वी में हो गई। बस इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करेंगे। इसके बाद में डेनमार्क के इतिहास के बाद में आप लोगों का क्या आता है, आप लोगों के बाद इसके बाद में आप लोगों का स्वीडन का इतिहास, मतलब इसी तरीके से एक एक इतिहास हम खत्म करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंग्लैंड के इतिहास था, उसके बाद बात करेंगे भारतीय शिक्षा में या भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई आप लोगों को सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते चंद लाइन आप लोगों के लिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो यह एक क्या है, पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी के साथ आज की क्लास का हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।